विवेक जी के पास। तमकीन साहब ने एक बात बड़ी अच्छी कही कि अब हम इतने बड़े हो गए हैं, भारत इतना बड़ा हो गया कि अभी बट नहीं सकता। कुछ ऐसी सोच सोवियत संघ की भी थी कई दशक पहले कि मैं तो इतना बड़ा हूं, मुझे कौन बांट सकता है। इंडोनेशिया की भी सोच थी कि मुझे कौन बांट सकता है, तिमोर अलग हो गया। सूडान भी सोचता था कि मुझे कौन बांट सकता था, दो सूडान हो गए। चेकोस्लोवाकिया भी सोचता था कि मुझे कौन बांट सकता था, बट गया। युगोस्लाविया सोचता था मुझे कौन बांट सकता है, बट गया। सर ये तो इतिहास है, बटना जुड़ना तो लगा रहेगा। और क्या भारत नहीं बटा? क्या 1947 में भारत बटा नहीं? और फिर भारत से बटा हुआ हिस्सा क्या फिर से 1971 में बटा नहीं? क्या बांग्लादेश बना नहीं? क्या 1975 में हमने क्या फिर सिक्किम को एनेक्स नहीं किया? ये तो एनेक्सेशन है ना। उसको ये थोड़ी कहते हैं हमारे देश में ऑटोमेटिक थोड़ी कोई मिल जाता है आके। एनेक्सेशन हुआ है ना। तो क्या 1960 के दशक में क्या गोवा को एनेक्स नहीं किया हमने? क्या पौंडीचोरी को एनेक्स नहीं किया? क्या हमने क्या 1948 में हमने अंडमान को अपने में नहीं मिलाया? क्या सर मिलाया ना सर। तो बाउंड्री तो बदलती रहेंगी। सवाल ये पैदा होता है कि जो संसद में हुआ अब यहां पर, आरएसएस का तो कोई बेसिकली जो उनका विश्वास लोकतंत्र में है ही नहीं। और आप तो जितना आरएसएस को जानते हैं नागपुर में बेस्ड होके, तो इतना तो कोई भी नहीं जानता विवेक जी। लेकिन ये जो 6-7 आदमी थे जिन्होंने संसद का ये सारा कांड किया है, इन्हें क्या कहोगे? आतंकवादी? अगर पहले जो आए थे 2001 में वो आतंकवादी थे, तो ये भी आतंकवादी हैं। अगर भगत सिंह को असेंबली में कूदने के लिए आतंकवादी कहा गया था और सजा मिली थी, तो ये भी आतंकवादी है। लेकिन इन्हें आतंकवादी कहने में सत्ता के हाथ और पैर कांप रहे हैं। सवाल ये कि सारे के सारे हिंदू हैं। अब हिंदू को आतंकवादी कैसे कहें? और फिर वो जो तमकीन साहब ने बात की, वो बीजेपी का एमपी प्रताप सिम्हा, जिसने वो कागज लिख के दिया था रिकमेंडेशन, और पहले भी देता रहा इनको, वो रैकी भी किया उन्होंने। पहले से कर रहे हैं रैकी, आज की नहीं कर रहे साहब। और आपका खुफिया तंत्र इतना मजबूत खुफिया तंत्र, उन्हें ये नहीं पता कि 4 नए छोकरे आके लगातार आपकी वहां पर आ रहे हैं, रैकी कर रहे हैं, और फिर कूद भी जाते हैं, अपने साथ कैनिस्टर भी लेके आते हैं। अजीब सी बात नहीं है? अब इन्हें क्या कहा जाएगा? क्या हिंदू आतंकवादी कहने में इनको शर्म आ रही है, या फिर ये कहा जाए भटके हुए नौजवान है और अपनी बेरोजगारी को और बाकी जो समस्याएं उसको जाहिर कर रहे हैं? ये है क्या अल्टीमेटली विवेक देशपांडे जी? जस्ट लेट अस नो। जी दिनेश जी, ये जो कुछ भी हुआ संसद में, मैं इसको अभी भी ठीक से समझ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि जिस तरीके से ये हुआ, ये होना बहुत मुश्किल है। मतलब ऐसा कैसे हुआ मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि बीजेपी के एमपी का परिचय पत्र लेकर वो आए, मतलब एक बार ही नहीं बार-बार आए। और अमित शाह और नरेंद्र मोदी नहीं थे उस दिन। उस दिन ये हुआ। और इसके बारे में कुछ भी कहने से कतरा रहे ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा, वो तो किसी से डरते ही नहीं है। वो तो क्या है, वो चाहेंगे तो बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे, उनकी मर्ज़ी। आरएसएस की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं है, पता नहीं मुझे, अगर आया होगा ये तो रिएक्शन मैंने देखा नहीं, कोई सर रिएक्शन एक नहीं है। सवाल है, सर मैं एक सवाल है, अगर ये 6 जी, लड़के मुसलमान होते, तो ये बजरंग दल, वीएचपी, आरएसएस, बीजेपी, अमित शाह, मोदी, मुझे लगता है जी, कि शायद इनका जो रूप देखने को मिलता था नहीं हमको। ये मैं इसका उत्तर हमेशा मैं एक ही उदाहरण से देता हूँ। मैं जब इस तरह का कोई ये विवाद खड़ा करते हैं, तो मैं इनसे कहता हूँ कि आप अ, जब से भारत बना है, मतलब 1947 में, तब से आज तक आप गूगल कर लीजिए, पाकिस्तान के लिए जिन भारतीयों ने खुफिया काम किया, पाकिस्तान को मदद करने के, उनकी आप लिस्ट सिर्फ देख लीजिए, उसमें कोई भी मुसलमान नहीं है। अभी लेटेस्ट उदाहरण जो हुआ है, 4-5 दिन पहले किसी को पकड़ा है, कोई पाटिल नाम का कोई एक व्यक्ति है। उससे पहले तो आरएसएस के एक बड़े आदमी को पकड़ा था पूना में, पूना में। डीआरडीओ वाले कुरुलकर को, ठीक है? जी। तो आप सिर्फ लिस्ट देख लीजिए कि पाकिस्तान के लिए जिन्होंने खुफिया काम किया है, उन भारतीयों का लिस्ट आप गूगल करके देख लीजिए। उसमें एक, जहाँ तक मैं जानता हूँ, एक कोई मुसलमान है, बाकी सारे हिंदू हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हिंदू पाकिस्तान के मददगार होते हैं इन जनरल? क्या आप ये सारी तोहमत सारे हिंदुओं पर लगाओगे? बिल्कुल वही मुसलमानों के बारे में भी कहा जा सकता है। अगर 2-4 मुसलमान किसी आतंकवादी
जैसे द कश्मीर फाइल वो जो द केरला फाइल्स में जिस तरह से इन्होंने बढ़ा-चढ़ाकर सब सारे फिगर्स दिए थे, कुल मिलाकर आईसिस में वो पूरे देश से इतने सालों में गए हुए मुसलमानों की जो संख्या है वो इतनी कम है कि सारे दुनिया में जितने अलग-अलग देशों से मुसलमान गए हैं, उनमें सबसे कम मुसलमान भारत से गए हैं। जबकि सारे दुनिया में नंबर 2 की मुस्लिम आबादी इस देश में है। ये क्या दर्शाता है? तो ये तो प्रोपेगेंडा इनका इन जैसा मैं बार-बार ये बताता हूँ कि रामचंद्र गुहा जो कहते हैं उससे अलग कुछ नहीं है। वो ये कहते हैं कि आरएसएस की आइडियोलॉजी 5 शब्दों में डिस्क्राइब की जा सकती है। वी विल शो मुस्लिम्स देयर प्लेस। इसके अलावा इनको कुछ नहीं आता है। इनके अलावा इनका कोई प्रोग्राम नहीं है। ये बाकी जो सारा ये करते हैं, वो उस लक्ष्य को पाने के लिए करते हैं। मतलब अगर ये बहुत बड़ी टेक्नोलॉजिकल सुपर पावर बना दे भारत को, बहुत बड़ी आर्थिक महासत्ता भारत को बना दे, तो वो जो है वो एंड नहीं है, वो मीन्स है। उस एंड के लिए, जहाँ पर मुसलमान जो है, मुसलमानों से बदला लिया जाएगा, उन तथाकथित अपराधों का या फिर जो अत्याचार तथाकथित उन्होंने हिंदुओं पर किए हैं, उसका बदला उनसे लिया जाएगा। अब ये जब इस तरह की बातें जब ये कहते हैं, तब उनको अगर आप ये इस बात को रिमाइंड करवाएँ कि भई फिर तो दलितों ने आप ब्राह्मणों से भी बदला लेना चाहिए। बदला अगर किसी ऐतिहासिक किसी तथ्यों का अगर ये तो तथ्य है ही नहीं, मतलब मुसलमानों ने हिंदुओं पर अत्याचार किया, ये हुआ है, कई जगह हुआ है, लेकिन ये कोई रूल नहीं था। ये तो हिंदुओं ने भी हिंदुओं पर अत्याचार किया है। फिर आप अत्याचार को रिलिजन के बेसिस पे डिवाइड नहीं कर सकते। तो अगर आप मुसलमानों से बदला लेना चाहते हैं, तो फिर क्यों ना फिर दलितों ने ब्राह्मणों से बदला लेना चाहिए, उन्होंने भी लेना चाहिए और बिल्कुल उसी तर्ज पर लेना चाहिए, जिस तर्ज पर आप मुसलमानों से बदला लेना चाहते हैं। अगर आप ऐसा कहते हैं, तो ये कहते हैं कि ये हिंदुओं में पोलराइज़ेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या पोलराइज़ेशन है? सही बात है। और आज तो आप रिज़र्वेशन खत्म करने की बात कर रहे हैं। कुल मिलाकर ऐसा है कि ये ये जो आरएसएस की आइडियोलॉजी है, ये अ, जैसे आपने कहा ये लोकतंत्र में इनका विश्वास है ही नहीं और ये लिखा हुआ है मतलब सिर्फ हम लोग कोई इनडायरेक्ट इनके जो कुछ भी अटरेंसेस है इनके जो कुछ भी कहते आए हैं उससे कुछ इनडायरेक्टली हमने अर्थ निकाला ऐसा नहीं है बिल्कुल स्पष्ट तौर पे लिखा भी है जिस तरह के एडिटोरियल्स 1947-50 के आसपास ऑर्गेनाइजर वगैरह जैसे इनके पांचजन्य जैसे इनके पब्लिकेशंस में आए हैं ये तो बिल्कुल खुले तौर पर मनुस्मृति वगैरह की बात करने वाले लोग थे। अब ये कहते हैं कि संघ बहुत डायनामिक है, संघ के विचार बदलते रहते हैं और यही संघ की ताकत है। ये जो विचार बदलने की प्रक्रिया है, ये केवल अपॉर्चुनिस्टिक है। उनके विचारों में कोई बदल नहीं हुआ है, क्योंकि ये मानते हैं, ये पुराणपंथी है, वो वही पुरानी पुरानी बातों को मानते हैं कि वही सत्य है और ये एक्चुअली हायरार्किकल हिंदू सोसाइटी को रीएस्टैब्लिश करना चाहते हैं। ऐसे लोग केवल तानाशाही ही कर सकते हैं, दूसरा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उस तरह का सिस्टम आप तानाशाही से ही ला सकते हैं। तो जी, ये जो 4-5 लड़के इन्होंने जो कुछ भी वहाँ संसद में किया, मैं बिल्कुल उसका समर्थक नहीं हूँ। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए क्योंकि और उनको कानून से जो भी सख्त से सख्त सज़ा है, वो मिलनी चाहिए क्योंकि कोई दूसरा ये आकर ना सोचे कि ये किया जा सकता है और इसके बाद आपको रियायत भी मिल सकती है। हाँ, अगर आपका उद्देश्य अच्छा है, आपका उद्देश्य सही है और आप किसी अच्छे उद्देश्य के लिए कर रहे हैं, तो आपको पकड़ा जाएगा, आपको 4 दिन जेल में रखा जाएगा, बाद में आपको छोड़ दिया जाएगा। इस तरह का कोई भी इंप्रेशन इस एपिसोड में से बाहर नहीं आना चाहिए। लेकिन इन्होंने इन द फर्स्ट प्लेस अगर ये रियल है, जैसा हमको दिखा है, वैसा फेस वैल्यू पर अगर हम इसको लेते हैं, वैसा अगर है, तो इन्होंने ये क्यों किया है? आप बीजेपी और आरएसएस को चाहे जितना दोष दे बिल्कुल वो अपनी जगह वो दुरुस्त बात है। लेकिन ये उनको क्यों करना पड़ा? जी, क्योंकि ये काम जिनका है, वो ये लोग नहीं कर रहे हैं। वो लोग ये नहीं कर रहे हैं। ये काम किसका है? ये तो अपोज़िशन का काम है। तो अपोजिशन अपने दायित्व को नहीं निभा रही है, इसलिए इस तरह से इन युवाओं को ये सब करना पड़ा है। आप देखिए भारत जोड़ो यात्रा आपने निकाली, उसके बाद आप क्या कर रहे हैं? कांग्रेस क्या कर रही है? और आपने अभी कमलनाथ का उदाहरण बताया, उस वो बागेश्वर बाबा के पैर छूता है जो हिंदू राष्ट्र की बात करता है, उसको आप मध्य प्रदेश का फिर से आप इंचार्ज बनाते हैं। तो
कांग्रेस अपने दायित्व को निभा रही है। ऐसा ऐसा कहीं चित्र है? राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद कहाँ दिखे हैं आपको? सिर्फ इलेक्शन रैलीज में दिखे। इलेक्शन खत्म होने के बाद पिछले 1 महीने से राहुल गांधी कहाँ है? आप बताइए। आपको कहीं उनका कोई प्रोग्राम दिखा है? कहीं नहीं है। नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं? या फिर बाकी ये सारे जो लोग हैं, ये आपस में झगड़ रहे हैं। लेकिन सारे इकट्ठा आके अब महुआ जी, मैत्रा के प्रकरण में क्या ये सड़क पर नहीं आ सकते थे? ऐसे बहुत से कारण हैं जिन कारणों के लिए सड़क पर आना चाहिए। कल एक कहीं पैनल में डिबेट था, उसका विषय ये था कि क्या अभी संसद जो है वो बिल्कुल ही किसी उपयोग की नहीं बची है और क्या अभी ये सारी लड़ाई सड़क पर ही लड़नी चाहिए? क्योंकि संसद में आप किसी भी सवाल का हल नहीं मिल सकता आपको, आपको बोलने ही नहीं दिया जाता है और आप बोलने की कोशिश करें तो आपको संसद से बाहर फेंक दिया जाता है। तो फिर संसद का उपयोग क्या है? क्या फिर अभी ये लड़ाई सड़क पर लड़ने की लड़ाई बन गई है? वो तो कब की बनी हुई है, कब की बनी हुई है। आप तो ये संसद संसद तो नाम मात्र है इनके लिए। ये दुनिया को दिखाने के लिए संसद का उपयोग करते हैं। ये तो संसद वगैरह में ये तो सिंगल पार्टी सिस्टम जी, ये इनका जी, अंतिम लक्ष्य है। ये किसी जी, ये कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं, सिर्फ कांग्रेस नहीं बाकी सारे पार्टी को भी खत्म करना चाहते हैं। कहने का जी, मतलब ये है कि जिस तरह की परिस्थिति आन पड़ी है और उस परिस्थिति के आने के बाद ये जो लड़के जिस तरह का काम उन्होंने किया है, ये इसलिए हुआ है क्योंकि ये काम जिनका है वो नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। आप सड़क पर कब आएँगे? कब आएँगे आप? अभी ये 24/7 पॉलिटिक्स का ज़माना है। मोदी जी 24/7 पॉलिटिक्स करते हैं, 74 साल के हैं, 74 आपको क्रेडिट देना पड़ेगा। गलत जी, बात है मतलब 24 जी, घंटा पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए, किसी भी देश में नहीं होना चाहिए, लेकिन वो कर रहे हैं, जी, वो रियलिटी है। फिर आप क्या करेंगे? आप उसी पुराने तरीके से पॉलिटिक्स करेंगे, जो इनके सिस्टम के आगे फेल्योर है। तो आपको कुछ नया जी, ढूँढना पड़ेगा। आपको नए तरीके से, नए सिरे से, नया पॉलिटिक्स का ग्रामर आपको गढ़ना पड़ेगा। क्योंकि इन्होंने तो कोई ग्रामर रखा ही नहीं है। इनके पॉलिटिक्स को कोई ग्रामर ही नहीं है। मैं कल भी किसी डिबेट में कहा कि देयर इज़ ये इनका सब जो भी चल जी, रहा है वो मैडनेस है। पर बहुत बार देयर इज़ मेथड इन मैडनेस। इनके मैडनेस में मेथड भी नहीं है। ये किसी कभी ये छत्तीसगढ़ के मामले में किसी एक्सपीरियंस्ड आदमी को मुख्यमंत्री बनाते हैं और राजस्थान में पहली बार एमएलए जो बना है उसको मुख्यमंत्री बनाते हैं। जिन्होंने 30-30, 40-40 साल पार्टी को दिए हैं, उनको एक जी, ऑर्डिनरी असेंबली मेंबर बना के रख देते हैं। तो इनके जी, विवेक जी। मैडनेस में कोई मेथड भी नहीं है। तो ये ऐसे असिमेट्रिकल वॉर में, ऐसे अनकन्वेंशनल वॉर में आपने क्या करना चाहिए? आप इस बात से मुखातिब हो रहे हैं? जिस ताकत के साथ और जिस अवेयरनेस के साथ होना चाहिए, क्या आप हो रहे हैं? तो अपोज़िशन जी, अपना दायित्व नहीं निभा रही है, इसलिए इस तरह की घटना जो संसद में हुई हमको देखने को मिल रही है। मुझे लगता है जी, ये बीजेपी जो कर रही है उसको दोष हम भले ही कितना ही दें, रोज़ देंगे ठीक है वो अपनी जगह बात दुरुस्त है। अभी हमारा पूरा फ़ोकस हमारे क्रिटिसिज़्म का, हमारे टीका का पूरा फ़ोकस अपोज़िशन होना चाहिए। ये बीजेपी पर और आरएसएस पर टीका करना बहुत हो गया। जी, विवेक जी। उनको जो करना है वो आपकी तो कर स ही रहे हैं, लेकिन आपको जो जी, करना है जी, क्या आप कर रहे हैं? ये सवाल आज जी, महत्वपूर्ण है ऐसा मुझे लगता है दिनेश जी। जी, जी।